स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आप पढ़ रहे थे पीएच स्केल के बारे में। मैं आपको पीएच स्केल के बारे में समझा रहा था और इसके बारे में शायद मैंने आपको लिखवा भी दिया कि पीएच स्केल क्या होता है। किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का परिकलन जिस स्केल या मापक्रम के माध्यम से किया जाता है उसे पीएच स्केल कहा जाता है। उसे पीएच स्केल कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, इसके बाद मैंने कुछ पदार्थ थे, उन पदार्थों में मैंने उनका पीएच मान आपको लिखवाया। पीएच स्केल में मैंने आपको यह भी बता दिया था कि यहाँ 0 से लेकर 14 अंकों का अंकन होता है और ऐसा विलयन जिसका पीएच मान 0 से लेकर 7 तक होता है उसकी प्रकृति अम्लीय होती है, और जिसका पीएच मान 7 होता है, ऐसा विलयन जिसका पीएच कितना होता है 7 होता है, वो कैसा होता है? उदासीन विलयन होता है। उसकी प्रकृति ना तो अम्लीय होती है ना क्षारीय होती है। और ऐसा विलयन जिसका मान 7 से लेकर 14 तक होता है उसकी जो प्रकृति होती है वो होती है क्षारीय प्रकृति। कैसी प्रकृति होती है? क्षारीय प्रकृति होती है। ठीक है बेटा, यहां तक मैंने आपको लिखवा दिया था। इसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया था कि पीएच जो है, इसमें जो शब्द पी है इसे जर्मन भाषा का शब्द है पुसांस, जिसे पोटेंज भी कहते हैं, से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? शक्ति। क्या होता है? शक्ति। एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये, ज्यादा करके एग्जाम में पूछता है पीएच में पी का तात्पर्य क्या है। पीएच में पी का तात्पर्य क्या है, इस तरह से एग्जाम में वो कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए आप इसे थोड़ा सा महत्व दें। ठीक है, इसके बाद आप एक छोटा सा नोट लिखें। नोट डालें और नोट में आप लिखिएगा सामान्यतः किसी भी विलयन का पीएच, सामान्यतः किसी भी विलयन का पीएच सार्वत्रिक सूचक विलयन का पीएच सार्वत्रिक सूचक से अंतर्भारित पेपर द्वारा ज्ञात किया जाता है। मैंने बोर्ड पे लिख दिया, अंतर्भारित पेपर द्वारा ज्ञात किया जाता है। अंतर्भारित पेपर द्वारा ज्ञात किया जाता है। अंतर्भारित पेपर द्वारा ज्ञात किया जाता है। किसी भी विलयन का पीएच सार्वत्रिक सूचक द्वारा कैसे? अंतर्भारित पेपर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। लिख लिया? ठीक है। अब आप ध्यान दें, इसके बाद जो नेक्स्ट है आपके इसमें देखिएगा, अम्लीय वर्षा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अम्लीय वर्षा। पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा, फिर बाद में मैं आपको इसे लिखवा देता हूं। देखो बेटा, अम्लीय वर्षा क्या होती है? अभी मैंने आपको पीएच के बारे में बता दिया, नाम से ही पता चल रहा है अम्लीय वर्षा यानी कि वर्षा जल का पीएच मान कितना होना चाहिए? अम्लीय होना चाहिए। लेकिन कितना अम्लीय होना चाहिए? 5.6 से कम। कितना होना चाहिए?
5.6 से कम, 5.6 से कम होगा तो अम्ल की प्रकृति क्या होगी? ज्यादा। क्या होगी? ज्यादा। और 5.6 से ऊपर जाओगे तो वो लगभग उदासीन के आसपास आ जाएगा, और जैसे 7 पे पहुंचोगे तो उदासीन हो ही जाता है। ठीक है भाई। तो यदि वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम है, वर्षा के जल का पीएच मान कितना है? 5.6 से कम है, तो ऐसी वर्षा क्या कहलाती है? अम्लीय वर्षा कहलाती है। क्या कहलाएगी? अम्लीय वर्षा कहलाती है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? बरसात हो रही है और वर्षा जल का पीएच कितना है? 5.6 से कम है, तो ऐसी वर्षा अम्लीय वर्षा के नाम से जानी जाती है। क्या कहलाएगी? अम्लीय वर्षा। अब अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभाव क्या हैं? इसके दुष्प्रभाव क्या हैं वो आपको समझने हैं। देखो बेटा, यदि अम्लीय वर्षा का जल बहकर कहां जाए? वनस्पतियों में चला जाए। वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे, हमारे फसली पौधों में पहुंच जाता है तो ये नष्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाते हैं। अम्लीय वर्षा का जल बहकर वनस्पति में अगर जाता है तो हमारे जो फसली पौधे होते हैं वो नष्ट हो जाएंगे अम्लीय वर्षा के पीएच के कारण। सेकंड, यदि यह जल जलाशयों में जाता है, कहां जाता है? जलाशयों में। वर्षा कौन सी है? अम्लीय वर्षा। यदि अम्लीय वर्षा का जल बहकर जलाशयों में पहुंच जाता है तो जलाशयों में जो जीव पाए जाते हैं उन जीवों के नष्ट होने की पूरी संभावना हो जाएगी। तो वो जलाशय में वो जीव जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि अम्लीय वर्षा के कारण वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। थर्ड, आपने नाम सुना होगा संगमरमर का। अध्याय फर्स्ट में जब मैंने आपको कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में बताया था तो मैंने ये कहा था कि ये संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट। अध्याय फर्स्ट मैंने ऑफलाइन क्लास में आपको पढ़ाया है, तो वहां मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को आपको बताया और मैंने ये कहा कि ये संगमरमर का फॉर्मूला है, रासायनिक सूत्र है। प्यारे बच्चों, संगमरमर जो होता है इसकी जो पत्थर की क्वालिटी होती है वो बहुत ही चमकीली होती है, बहुत चमकदार होती है, लेकिन अम्लीय वर्षा के कारण इसका यह चमकीलापन जो होता है खराब हो जाता है और ये काला हो जाता है। मैं आपको बता दूं, हमारे आगरे में जो ताजमहल है, जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है, आज वो संगमरमर की जो इमारत है अम्लीय वर्षा के प्रभाव के कारण अपना रंग खोती जा रही है। तो ये कुछ इसके दुष्प्रभाव हैं जो अम्लीय वर्षा के कारण हैं। ठीक है, किसे कहते हैं अम्लीय वर्षा? यदि वर्षा का जल, वर्षा जल का पीएच कितना हो रहा हो? 5.6 से कम होता है, तो ऐसा या ऐसी वर्षा क्या कहलाती है? अम्लीय वर्षा। वर्षा जल का पीएच कितना होना चाहिए? 5.6 से कम। वर्षा क्या कहलाएगी? अम्लीय वर्षा। ठीक है, दुष्प्रभाव में इसके बता ही दिए थे आपको। आप अब हेडिंग डालें अम्लीय वर्षा, लिखिएगा अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा लिखिएगा जब वर्षा के जल का पीएच, जब वर्षा के जल का पीएच, जब वर्षा के जल का पीएच जब वर्षा के जल का पीएच 5.6 से कम होता है, जब वर्षा के जल का पीएच 5.6 से कम होता है, 5.6 से कम होता है, तो ऐसी वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो ऐसी वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो ऐसी वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है।
अब आप हेडिंग डालिएगा अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभाव, अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभाव। अम्लीय वर्षा का दुष्प्रभाव या अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभाव, उसमें नंबर 1 डाल के लिखें, जब अम्लीय वर्षा का जल, जब अम्लीय वर्षा का जल बहकर मृदा में जाता है, अम्लीय वर्षा का जल बहकर मृदा में जाता है, तो यह मृदा को अम्लीय कर देता है। मृदा में जाता है तो यह मृदा को अम्लीय कर देता है, तो यह मृदा को अम्लीय कर देता है, जिससे मृदा में उगने वाली वनस्पति, तो यह मृदा को अम्लीय कर देता है, जिससे मृदा में उगने वाली वनस्पति, जिससे मृदा में उगने वाली वनस्पति नष्ट हो जाती है, जिससे मृदा में उगने वाली वनस्पति नष्ट हो जाती है। मृदा में उगने वाली वनस्पति नष्ट हो जाती है। मृदा में उगने वाली वनस्पति नष्ट हो जाती है। नंबर 2 लिखें, अम्लीय वर्षा का जल बहकर जब जलाशयों में जाता है, अम्लीय वर्षा का जल बहकर जब जलाशयों में जाता है, अम्लीय वर्षा का जल बहकर जब जलाशयों में जाता है, अम्लीय वर्षा का जल बहकर जब जलाशयों में जाता है, बहकर जब जलाशयों में जाता है, तो जलाशयों में उपस्थित जलीय जीव नष्ट हो जाते हैं। जलाशयों में उपस्थित तो जलाशयों में उपस्थित जलीय जीवों का जीवन मुश्किल हो जाता है, ऐसे लिख लो, चाहे नष्ट हो जाता है ऐसे लिख लो, एक ही बात है, कैसे लिख लो। तो जलीय जीवों का जीवन मुश्किल हो जाता है, या ये लिख लीजिएगा, जलीय जीव नष्ट हो जाते हैं। मुश्किल हो जाएगा तो वो धीरे धीरे नष्ट ही होंगे। नंबर 3, अम्लीय वर्षा के कारण संगमरमर की इमारतें, अम्लीय वर्षा के कारण संगमरमर की इमारतें भी खराब हो जाती हैं। संगमरमर की इमारतें भी खराब हो जाती हैं। चौथा लिख लीजिएगा, अम्लीय वर्षा के जल से विभिन्न प्रकार के चर्म रोग, अम्लीय वर्षा के जल से, जल के उपयोग से, ऐसे लिखो, अम्लीय वर्षा के जल के उपयोग से विभिन्न प्रकार के चर्म रोग, विभिन्न प्रकार के चर्म रोग तथा उदर रोग, उदर रोग, इनकी पेट में उत्पन्न होने वाले रोग उदर रोग कहलाते हैं। उदर रोग तथा उदर रोग तथा आंत्र संबंधी रोग भी हो जाते हैं, तथा आंत्र संबंधी रोग भी हो जाते हैं, आंत्र संबंधी रोग भी हो जाते हैं।
लिख लिया सभी ने? ये हो गया आपका अम्लीय वर्षा का टॉपिक। सरल तो है ना? इसके बाद ये आपको जो लिखना है वो मैं नोट में लिखवाऊंगा, पहले उसे समझो। मैं आपको क्या लिखवाने वाला हूं। शुक्र ग्रह के बारे में आपने सुना होगा कि शुक्र एक ग्रह है, सुना है ना शुक्र ग्रह के बारे में? बेटा शुक्र ग्रह का जो वातावरण होता है ये अम्लीय होता है, और जहां वातावरण अम्लीय है वहां जीवन की संभावना हो सकती है क्या? जीवन नहीं संभव होता। वहां जीवन कहां संभव होता है? पीएच 7 से कितना 7.8 के मध्य मैंने लिखवाया था, आपको याद हो तो। शुक्र ग्रह का वातावरण अम्लीय होता है, इसलिए वहां जीवन संभव नहीं है। वातावरण अम्लीय होता है क्यों? क्योंकि वहां सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के मोटे एवं श्वेत पीले बादल पाए जाते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे एवं श्वेत पीले क्या पाए जाते हैं? बादल पाए जाते हैं, जिसके कारण वहां का वातावरण कैसा हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। अतः शुक्र ग्रह पर जीवन की संभावना नहीं होती या शून्य है, वहां जीवन संभव नहीं हो सकता। आ रहा है समझ में मैं क्या कह रहा हूं? शुक्र ग्रह पर सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे एवं श्वेत पीले बादल होते हैं। श्वेत एवं मोटे श्वेत पीले बादल होते हैं, जिसके कारण वहां का वातावरण कैसा हो जाता है? अम्लीय। कैसा हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। अम्लीय होने के कारण वहां पर जीवन की संभावना शून्य होती है। आ गया समझ में क्या कह रहा हूं मैं? ठीक है, तो आप नोट डालिएगा और नोट डालकर नोट डालो। लिखिएगा आप, नोट डाल लीजिएगा और नोट में लिखें शुक्र ग्रह। नोट डालें और उसमें लिखें आप शुक्र ग्रह का वातावरण, शुक्र ग्रह पर, ऐसे लिखो आप, शुक्र ग्रह पर शुक्र ग्रह पर सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे एवं श्वेत पीले, शुक्र ग्रह पर सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे एवं श्वेत पीले बादल पाए जाते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे एवं श्वेत पीले बादल पाए जाते हैं। श्वेत पीले बादल पाए जाते हैं। अतः वहां का वातावरण, मोटे एवं श्वेत पीले बादल पाए जाते हैं, अतः वहां का वातावरण अम्लीय होता है।
अतः वहां का वातावरण या वायुमंडल अम्लीय होता है। अतः वहां का वायुमंडल या वातावरण लिख लो, वहां का वायुमंडल कैसा होगा? अम्लीय होता है। इसलिए शुक्र ग्रह पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस कारण शुक्र ग्रह पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। शुक्र ग्रह पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लिख लिया सभी ने? लिख लिया क्या बच्चों? शुक्र ग्रह पर जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां क्या होते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल के, वहां का जो वातावरण है या वायुमंडल है, वहां सल्फ्यूरिक अम्ल के क्या है? मोटे पीले श्वेत बादल। ठीक है, जिसके कारण वातावरण कैसा हो गया? वायुमंडल कैसा हो जाता है? अम्लीय। और जब वातावरण अम्लीय होगा तो वहां जीवन तो संभव ही नहीं है। अब आप हेडिंग डालेंगे, पीएच का दैनिक जीवन में महत्व। पीएच का दैनिक जीवन में महत्व। पीएच का दैनिक जीवन में महत्व। आप बोर्ड की तरफ ध्यान दें सब। अपने जो नोटबुक है उसे थोड़ा साइड में रख दें, समझ लें अब इनको। देखो बेटा, हम सुबह से शाम तक ऐसे कौन कौन से क्रियाकलाप करते हैं जिनमें पीएच का भी अपना एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है, या पीएच भी अपनी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम सुबह जब जगते हैं तो टहलने जाते हैं, तो बाग बगीचों में घूमते हैं। किसी बगीचे में हम टहलते हैं, वहां हमें हरे भरे जो पेड़ पौधे नजर आते हैं, रंग बिरंगे जो पुष्प यानी फूल नजर आते हैं, उन्हें देख के हमारा मन हर्षित हो जाता है, खिल उठता है। ये सभी डिपेंडेंट होते हैं पीएच पर। किसी भी बगीचे की जो पीएच होती है, मुझे नहीं पता आप लोग खिल रहे नहीं खिल रहे, लेकिन मैं पुष्प और फूलों के नाम से मेरा चेहरा तो खिल गया बेटा। किसी भी बगीचे का जो पीएच होता है, बगीचे की जो मृदा है, सॉरी बगीचे का नहीं, बगीचे की मृदा का जो पीएच है, वो उन बगीचों में लगने वाले जो फूलों के पेड़ हैं या पौधे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो मृदा का पीएच कैसा होना चाहिए, किस तरह हम मृदा का पीएच ज्ञात करेंगे, वो चीजें हैं आपके यहां। तो देखो बेटा, एक किसी भी बगीचे की या किसी भी खेत की, जरूरी नहीं होता कि हम बगीचे के मृदा को देखें। हम जो लोग किसान हैं या खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, वो क्या कर सकते, वो अपनी मृदा का पीएच कैसे ज्ञात करें, कैसे पता लगाएं कि हमारी मृदा में या हमारा जो खेत है उसमें पैदावारी कम क्यों हो रही है। आप सब जानते हैं कि उदासीनी प्रक्रिया जो होती है, उदासीनीकरण की जो प्रक्रिया होती है, यदि मृदा का पीएच उदासीन होता है तो वो ज्यादा बेटर माना जाता है। यदि अम्लता बढ़ जाती है तो भी प्रॉब्लम आती है, क्षारीयता बढ़ जाती है तो भी प्रॉब्लम आती है। उदासीनीकरण की जो क्रिया होती है, इनकी जो मिट्टी का जो पीएच है, यदि उदासीनीकरण यानी उदासीन पीएच के आसपास है, तो वहां वो मृदा एक अच्छी पैदावार देने वाली मृदा कहलाती है। तो इसके लिए आप क्या करें, एक परख नली में थोड़ी सी मृदा डाल लें,
और उसमें उसे जल के साथ घोल लें, और घोलकर, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, सार्वत्रिक जो सूचक होता है उसको सार्वत्रिक सूचक के माध्यम से अंतर्भारित करके उसका पीएच ज्ञात कर लें। उसका पीएच ज्ञात करके हम ये जानकारी ले सकते हैं कि हमारी जो खेत की मिट्टी है उसका पीएच अम्लीय है, क्षारीय है या फिर उदासीन है। इस आधार पर हम जानकारी ले सकते हैं। तो आप हेडिंग डालें, पीएच का दैनिक जीवन में महत्व। पीएच का दैनिक जीवन में महत्व, उसमें हेडिंग डालकर नंबर 1 डालें और लिखें किसी खेत या बगीचे की मृदा की पीएच का महत्व। किसी बगीचे या खेत की मृदा की पीएच का महत्व। लिखें उसमें किसी बगीचे या खेत की मृदा का पीएच, किसी बगीचे या खेत की मृदा का पीएच निर्धारित करके, वहां पर खेत की मृदा का पीएच निर्धारित करके वहां पर उगने वाली वनस्पति का चयन किया जा सकता है। निर्धारित करके वहां पर उगने वाली वनस्पति का चयन किया जा सकता है। उगने वाली वनस्पति का चयन किया जा सकता है। उगने वाली वनस्पति का चयन किया जा सकता है। उगने वाली वनस्पति का चयन किया जा सकता है। हेडिंग डालो मृदा का पीएच मृदा का पीएच ज्ञात करना। मृदा का पीएच ज्ञात करना। आप मृदा का पीएच कैसे ज्ञात करेंगे? मृदा का पीएच ज्ञात करना। मृदा का पीएच ज्ञात करना। अभी मैंने बताया क्या करोगे आप, किसी खेत या किसी बगीचे की मिट्टी लोगे, उस मिट्टी को क्या करोगे आप, जल में घोलोगे, और फिर क्या करना है, क्या करोगे, सार्वत्रिक सूचक जो है उससे अंतर्भारित करके उसका पीएच ज्ञात कर लिया जाता है। देखो बेटा, मिट्टी कितनी लेनी है और परखनली में जल कितना लेना है, ये है। देखो 2 ग्राम मिट्टी लेनी है आपको और 5 ml परखनली में जल लेना होता है। फिर उसे भरकर उसे घोलते हैं, ऐसे घुमाएंगे। आप सब जानते हैं क्या मिट्टी जल में घुल जाएगी क्या? जब आप उसे छोड़ोगे तो पानी तो ऊपर हो जाएगा और मिट्टी नीचे बैठ जाती है। लेकिन ज़्यादा जोर से ऐसे आप हिलाते रहना उसे। जब उसे हिलाते हो तो उसके नीचे जो छनित्र बच जाता है, जो द्रवित ही तो रहेगा ना, वो गीला ही तो रहेगा मिट्टी जो है, उसको आप बाहर निकाल लें। उसे निकाल कर क्या करना है, उसको जो सार्वत्रिक सूचक है उसको अंतर्भारित करके सार्वत्रिक सूचक के साथ अंतर्भारित करेंगे और अंतर्भारित करके उसका पीएच ज्ञात कर लिया जाता है। लिखें, लिखिएगा सबसे पहले बगीचे या किसी खेत, सबसे पहले बगीचे या किसी खेत की 2 ग्राम मृदा की 2 ग्राम मृदा लेकर 2 ग्राम मृदा लेकर 2 ग्राम मृदा लेकर 2 ग्राम मृदा लेकर परखनली में
5 ml जल में घोलते हैं। परख नली में 5 ml जल के साथ घोलते हैं, जल में घोलते हैं, 5 ml जल में घोलते हैं, जिसे अच्छी तरह हिलाकर मिलाने, जिसे अच्छी तरह से हिलाकर मिलाने के बाद, अच्छी तरह हिलाकर मिलाने के बाद, अच्छी तरह हिलाकर मिलाने के बाद छान लेते हैं। अच्छी तरह हिलाकर, अच्छी तरह से आपको उसको हिलाना है, हिलाकर मिलाने के बाद छान लेते हैं। और छनित्र कैसा रहेगा? ये छनित्र द्रवित तो होगा ना, तो और छनित्र कोष्ठक में लिखना द्रव। और छनित्र का पीएच हाँ जानता हूं ना, कर लो बात। और छनित्र कोष्ठक में द्रव लिख लेना। का पीएच सार्वत्रिक सूचक, का पीएच सार्वत्रिक सूचक की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं। सार्वत्रिक सूचक की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं। सार्वत्रिक सूचक की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं, जिसे मृदा का पीएच कहते 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 हैं। लिख लिया सभी ने? देखिए बच्चों, ये आपको मृदा का पीएच ज्ञात करना सीख लिया आपने, कैसे आपको मृदा का पीएच ज्ञात करना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पीएच का, या ये कहिएगा पाचन में पीएच का महत्व। पाचन में पीएच का महत्व बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है ये। पाचन में पीएच का महत्व, आप हेडिंग डालें, अंडरलाइन कर लें, उसके बाद मैं इसे समझा देता हूं आपको। ध्यान दें बेटा सब, ये तो लाइव एग्जाम्पल है, आप स्वयं अपने ऊपर भी इसको समझ सकते हैं। ऐसा आपके साथ क्या, दोनों सभी के साथ लगभग होता है। देखो बेटा, हमारा जो उदर होता है वो HCl का उत्पादन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कभी सोचा है आपने? हमारे अंदर, हमारे उदर में क्या होता है? HCl का उत्पादन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है हमारे शरीर के अंदर भी, हमारे आमाशय में। ये लो, ये तो बहुत खतरनाक होता है, और इतना खतरनाक पदार्थ हमारे शरीर में भी बनता है। लेकिन बेटा ये यहां कोई भी प्रकार की या कैसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचाता, जब, और यह पाचन में सहायक होता है, पाचन में सहायक होता है। जब आप अध्याय 6 जैव प्रक्रम पढ़ेंगे तो वहां आप पढ़ेंगे आमाशय में पाचन। तो बेटा आमाशय में पाचन जब आप वहां पढ़ोगे तो इस प्रकार की संरचना होती है तुम्हारे स्टोमक या आमाशय की। यह आमाशय होता है आपका। इस आमाशय में जठर ग्रंथि होती है, और उस जठर ग्रंथि से जठर रस का स्राव होता है। किसका स्राव होता है?
जठर ग्रंथि से जठर रस का स्राव होता है और इस जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl होता है। HCl का उत्पादन करता है ये, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। कौन? HCl। यह HCl यहां किसी भी प्रकार का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं डालता, लेकिन होता क्या है, कभी कभी हमारे उदर में ज्यादा मात्रा में यानी जठर रस से ज्यादा मात्रा में HCl का उत्पादन हो जाता है। कैसे पता चलेगा तुम्हें हमारे शरीर में कब कब HCl का उत्पादन ज्यादा होता है? बताओ कब कब पता, कैसे पता चलेगा कब कब HCl का उत्पादन ज्यादा हो गया? जब आप कुछ गरिष्ठ भोजन कर लेते हैं ज्यादा, कई दिन लंबे समय तक, घर का खाना तो दिया छोड़, और शादी ब्याह पार्टियों में जब हम भोजन करते हैं लगातार, तो क्या होता है, गरिष्ठ भोजन बोलते हैं इसे। तो इसमें क्या होता है, ज्यादा मात्रा में HCl का उत्पादन होता है, और ज्यादा मात्रा में जब HCl का उत्पादन होता है तो हमारे पेट में यानी हमारे उदर में दर्द और जलन महसूस होती है। हमें कभी कभी खट्टी डकारें भी तो आती हैं, हमें कभी कभी खट्टी डकारें भी तो आती हैं। खट्टी क्यों आती हैं? क्योंकि वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण उनकी प्रकृति कैसी है, अम्लीय है। और अम्ल कैसे होते हैं स्वाद में? खट्टे। तो हमें जो वो खट्टापन महसूस होता है ना, वो HCl के कारण होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण होता है। समझ में आ रहा है आपको? तो उस कंडीशन में हमारे उदर में जलन और दर्द महसूस होने लग जाता है। इसे कहते हैं एसिडिटी। एसिडिटी, अपच, एसिडिटी या अपच। अब हमारे अपच हो गई, एसिडिटी हो गई, तो क्या करेंगे? हमारे घर में, हमारी रसोई घर में एक बेकिंग सोडा नामक, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा होता है, खाने का सोडा रखा होता है। खाने के सोडे को पानी में मिलाएं और पानी में मिलाकर उसे पी लें। खाने की सोडे की जो प्रकृति होती है वो दुर्बल क्षारीय होती है बेटा। कैसा होता है? दुर्बल क्षारीय प्रकृति का होता है। आपको पता है आपके अंदर क्या हो गया? एसिडिटी हो गई। एसिडिटी का मतलब अम्लता बढ़ गई, पेट की अम्लता बढ़ गई। एसिडिटी, अपच, इसको अम्लता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्लता भी कहते हैं। जब हमारे उदर के अंदर अम्लता बढ़ गई तो उसे कैसे शांत करेंगे? आप सब जानते हैं, मैं आपको उदासीनीकरण अपक्रिया पढ़ा चुका हूं। अम्ल की क्षार से क्रिया करवा दो। अम्ल की किससे क्रिया करवा दो? क्या हो जाएगा? अम्ल क्षार के गुणों को नष्ट कर देगा, क्षार अम्लों के गुणों को नष्ट कर देगा। और अभिक्रिया कैसी होती है? वो उदासीनीकरण। तो अम्ल की क्षार से क्रिया करवा दो, यानी कि आप कोई क्षारीय पदार्थ खा लो। अगर आप कोई क्षारीय पदार्थ, अब क्षारीय पदार्थ दुर्बल क्षारीय पदार्थों में होता है बेकिंग, तुम्हारा खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडा, और एक और होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल ट्वाइस फॉर्मूला, सूत्र, रासायनिक सूत्र होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं इसे। इसका उपयोग किया जाता है। जब इसका उपयोग करते हैं तो ये कैसे प्रकृति के होते हैं? दुर्बल क्षारीय के। कैसे होते हैं? दुर्बल क्षारीय प्रकृति के। पेट के अंदर क्या बढ़ गई? एसिडिटी यानी कि अम्लता बढ़ गई। अम्ल की और क्षार की अभिक्रिया होगी कहां? पेट के अंदर, उदर में, आमाशय के अंदर, और उदासीन लवण का निर्माण हो जाएगा और हमारा दर्द, हमारी जलन टोटल शांत हो जाएगी। ठीक है बेटा? अगली क्लास अगले दिन। धन्यवाद।